नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और पूरी तरह से यह मामला मिस्त्री वर्सेस टाटा हो चुका है। जी हां, टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद पहली बार साइरस मिस्त्री खुलकर बोले हैं। उन्होंने रतन टाटा पर सीधा हमला बोलते हुए उन पर टाटा ग्रुप को अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक चलाने का आरोप लगाया है। रतन टाटा के चलते टाटा ग्रुप पर 1,18,000 करोड़ के राइट डाउन का खतरा भी साइरस मिस्त्री ने अपने चिट्ठी में बताई है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन के पद पर मेरी स्थिति लेम डक जैसी रही। मेरे कार्यकाल में टाटा सन्स की नेटवर्थ 26,000 करोड़ से बढ़ी और 42,000 करोड़ पहुंची। JLR टेटली को छोड़कर ज्यादातर कंपनियों पर भारी कर्ज है, जिसमें से अधिकतर उनको विरासत में मिला। नैनो को लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नैनो की वजह से बहुत कुछ ग्रुप को झेलना पड़ा। 1,18,000 करोड़ के राइट डाउन का खतरा है। नैनो को बंद करने की सिफारिश की थी कि नैनो को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अपने अच्छे वक्त में भी नैनो ने 1,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया, लेकिन नैनो को लेकर रतन टाटा का काफी हस्तक्षेप रहता था और इस वजह से भी रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच मतभेद बढ़ गया। रतन टाटा के शौक की वजह से एयरलाइंस कारोबार में उतरना पड़ा, यह कहा साइरस मिस्त्री ने। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच में एयर एशिया में 22 करोड़ के ट्रांजैक्शन सामने आए, तो कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। एक साइरस मिस्त्री ने कुछ बड़ी बातें कही हैं और टाटा सन्स के लीगल एडवाइजर मोहन पराशरन ने भी एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि साइरस मिस्त्री को पहले इस्तीफा देने को कहा गया था। मेरे तमाम सहयोगी तरुण मुंबई से और समीर दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए। तरुण, पहले आपके पास आऊंगा। तरुण, आज बॉम्बे हाउस पहुंचे साइरस मिस्त्री, उसके बाद जनक द्वारका दास के यहां भी गए और साइरस मिस्त्री की तरफ से भी अब काफी कुछ कहा जा चुका है। इस बीच मुंबई में आपके पास क्या खबर है? इस पूरे मामले में आगे क्या दिख रहा है और पूरा मामला किधर जाता दिख रहा है? बिल्कुल, आज साइरस मिस्त्री 9:30 बजे करीब बॉम्बे हाउस आए। उसका 4:30 बजे जनक द्वारका दास से मिलने गए, जो एक बड़े कॉर्पोरेट लॉयर हैं। उनसे कंसल्टेशन किया कि किस तरीके से आगे प्रोसेस इस पूरे केस को लेकर जाया जाए। इस बीच उनकी एक चिट्ठी सामने आई जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो टाटा सन्स और रतन टाटा के फोर्सली जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं वो किस तरीके से कंपनी पे भारी पड़ रहे हैं। चाहे वो मामला टाटा नैनो का हो, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, ये कमर्शियली वाइबल नहीं था। इसको बंद करने की भी सिफारिश साइरस मिस्त्री की तरफ से की गई थी, लेकिन इसको बंद नहीं किया गया। साथ ही जो यूके और जो यूरोप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। और इंडियन होटल के जो एक्विजिशन हुए, चाहे वो सी रॉक कंपनी का एक्विजिशन हो, उसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से दिए गए जब इन कंपनीज़ को ख़रीदा गया। साथ में जो एविएशन, 2 कंपनीज़ का टाटा यहाँ पे एविएशन कंपनी चला रही हैं, एयर एशिया हो, विस्तारा हो, दोनों ही जो शौक बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है साइरस मिस्त्री के इस लेटर के बाद तरुण की ये पूरा मामला मिस्त्री वर्सेस टाटा हो चुका है और ये बहुत काफ़ी कुछ टाटा ग्रुप की इमेज को भी डेंट करता हुआ दिखता है। तमाम एक्सपर्ट से हमने बात की है, उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले के बारे में वो सुनाएंगे। मेरे सहयोगी समीर भी हैं, उन्होंने लीगल एडवाइजर मोहन पराशरन से बात की, जो कि टाटा ग्रुप के लीगल एडवाइजर हैं। पहले वो दिखाते हैं कि मोहन पराशरन ने क्या कहा है, उसके बाद समीर से बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहन पराशरन जी। सर, जो टाटा केस में जो लीगल ओपिनियन आपने शेयर किया है वो किस ग्राउंड पे किया है और आपने क्या पाया कि हाँ ये स्टेप उठाना सही रहेगा और इसमें किसी प्रकार के लीगली कोई दिक्कत टाटा बोर्ड को फेस करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी? See, I have repeatedly said that I can't actually point out what I have said legally because legal opinion between a lawyer and a client is a privileged communication. Okay. And I can't speak or elaborate as to what I have pointed out. Okay. Now, all of you have come to know that the board has met and has decided to replace Mr. Sairus Mistry as chairman. And also the fact that Mr. Sairus Mistry has not acceded to the earlier requests made to voluntarily step down. And he has actually termed the decision of the board as not legal. And according to him, he must have been given some notice. He has served the company for 4 years. And that this is not the way to deal with a chairman of a company. Exactly. But according to the board of directors, they strongly feel actually this is a board decision
It's a question of indoor management of the company. They have deliberated upon this issue amongst themselves, and they came to a judgment that this decision should be taken in the best interest of running the affairs of the company as the majority of the directors deemed fit. In this case, there was no dissent as well. Okay. Therefore, if directors were actually the persons who are in charge of the indoor management of the company and who are answerable to the shareholders and who are responsible, they take a call. In my view, the chief executive is bound by the decision of the directors. Okay. और समीर मेरे साथ हैं। समीर, बहुत कुछ मना करते हुए भी बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है मोहन पराशर ने कि पहले कहा गया था कि साइरस मिस्त्री इस्तीफा दें, यानी साइरस मिस्त्री ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन टाटा ग्रुप ने पूरा अपना ग्राउंड, जैसा कि आपने उनसे पूछा भी, पूरा ग्राउंड तैयार कर रखा है और उनके पास हर सवाल का जवाब है। बिल्कुल गौरव, जो मोहन पराशरन जी से हमने बात करी उसमें 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि साइरस मिस्त्री को पहले से ये कहा गया था कि वो स्वेच्छा से, यानी कि अपनी मर्जी से आगे आएँ और चेयरमैन पद से अपना त्यागपत्र दें और वो स्टेप डाउन करें। ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाकायदा वोट करके और 6 लोगों ने उनको स्टेप डाउन करने के लिए कहा। दूसरा, उन्होंने साफ कहा कि ये कोई अचानक से या फिर बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। इसका सीधा मतलब ये है कि एक लंबे समय से इसका माहौल तैयार हो रहा था टाटा सन्स के तमाम डायरेक्टर्स के बीच में, और इस बात से शायद साइरस मिस्त्री भी अच्छे से वाकिफ़ रहे होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो लीगल एडवाइज़र है मोहन, उन्होंने ये बात कही कि देखिए जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर टाटा सन्स का बोर्ड तैयार था कि इसको लेकर काउंटर एलिगेशंस भी लगाए जाएंगे। लिहाजा अगर ये लीगल प्रोसीडिंग्स में जाता है, मामला कानूनी दांवपेच में जाता है, तो बोर्ड डायरेक्टर्स के पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स, तमाम वो एविडेंस हैं कि उनके खिलाफ लगाए गए एलिगेशंस को वो काउंटर कर पाएँ। और साथ ही जो साइरस मिस्त्री की चिट्ठी का जिक्र भी हुआ है जिसमें उन्होंने एक बड़ी रकम को राइट ऑफ करने की बात कही। उनका कहना है कि देखिए ये शुरुआती दौर पे सही नहीं है, क्योंकि टाटा सन्स अपने तमाम फैसलों को सोच समझ कर लेता है और ऐसे में इतनी बड़ी रकम को राइट ऑफ करना तार्किक तौर पे सही समझ में नहीं आता है। ठीक है समीर, लीगल एडवाइजर शैलेश हरिभक्ति जुड़ चुके हैं, डीएच कंसल्टेंट्स के ग्रुप चेयरमैन। मिस्टर हरिभक्ति, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मिस्टर हरिभक्ति, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहें कि देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है और देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक टाटा ग्रुप में इस वक्त एक टर्मोइल की स्थिति दिखती है, जहां उनके चेयरमैन को हटाया गया और उसके बाद उन्होंने एक लेटर बम फोड़ा है। मिस्टर हरिभक्ति, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? तो उठ ही रहे हैं और साइरस जी की जो लेटर है, 5 पन्ने का लेटर जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कई अकाउंटिंग इश्यूज, कई कॉर्पोरेट इश्यूज उठाए हैं और मैं समझता हूं कि इन सब इश्यूज को ठीक से गौर करके सुलझाने पड़ेंगे। तो एक तो ये बात है कि जो कंपनियों के बोर्ड हैं और कंपनियों के जो इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं और उनके ऑडिटर्स हैं, उन सबको मिलजुल के। जी सर, बोलिए बोलिए। लगता है शैलेश हरिभक्ति से हमारा संपर्क कट गया, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बोर्ड के ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर कुछ बात कह रहे थे। हम उनसे फिर से संपर्क करेंगे, फिर से उनसे बात करेंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बना रहे हैं कि पूरा मामला बड़ा होता दिख रहा है और अब काउंटर एलिगेशंस भी होते दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले कहा गया कि नॉन परफॉर्मेंस की वजह से साइरस मिस्त्री को हटाया गया, तो साइरस मिस्त्री ने एक लेटर लिखकर पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा कि ग्रुप की क्या स्थिति है और इस पूरे मामले पर बाजार और कारोबारी दिग्गजों का क्या कहना है, ये सुनाते हैं आपको। Cyrus is good, he is competent, but you need a leader with a vision. और वो विजन अगर अभी भी न मत रियलाइज करो, फ्यूचर में आएगी, पर एक हर एक्शन जो होता है ना, अब टाटा इज इन ट्रबल। देयर आर ओनली 2 कंपनीज व्हिच आर रियली मेकिंग गुड मनी
and they contribute to most of the profits. So there's a lot of deadwood in Tata. There's a lot of bureaucracy. बहुत bureaucracy है टाटाज में. ये सब निकालनी है और मुश्किल है निकालना. तो लेकिन मैं तो समझता हूँ शायद ये कारण. परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करें तो मेरा यह मानना है कि उनके आने के बाद से टाटा ग्रुप की परफॉर्मेंस कोई बुरी तो नहीं हुई है. Jaguar Land Rover, which is the crown jewel, has been going from strength to strength in the last 4 years, no doubt about it. TCS, barring the last, wobble in the last couple of quarters, or at least one quarter, has shown remarkable growth amongst the world's top IT companies. पहुंच गया, IBM से ज़्यादा market capitalization हो गया. And Tata Steel की जो भी तकलीफें थी वो इनके चलते तो थी नहीं, सबको मालूम है, वो तो प्रीवियस मैनेजमेंट के चलते थी. तो अब उन्होंने कोई इस पर सर्जरी करने की कोशिश की है. बिकॉज स्टील वी ऑल नो इज नॉट अ इंडस्ट्री विच इज एवर गोइंग टू रिगेन द ग्लोरी ऑफ 2006-07. हाँ, लो से वो बाउंस बैक करेगा, बट 2006-07 की वैल्यूएशन पहुंचेगी तो किसी सबको मालूम नहीं हो सकता चाइना के स्लो डाउन के कारण. तो इस सिनेरियो में क्या कारण है, इतना क्या बुरा किया उन्होंने जिसके चलते इस तरह से समरली उनको रिमूव किया गया. तो लगातार जानकार ये कह रहे हैं कि नॉन परफॉर्मेंस तो कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता. मेरे साथ तरुण है मुंबई से. तरुण, लगातार जितने भी जानकारों से हम बात कर रहे हैं और कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बाजार के अच्छे दिग्गज हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अच्छे जानकार हैं, और उनका कहना है कि नॉन परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकती. अगर साइरस मिस्त्री के टेन्योर को देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला पर्सनल ज्यादा दिखता है. क्या माने कि मिस्त्री वर्सेस टाटा है पूरा मामला और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल गौरव, यदि आप साइरस मिस्त्री का लेटर भी यदि रेफर करेंगे तो उसमें उन्होंने भी कहा कि 26,000 करोड़ का नेटवर्थ उनके टेन्योर में बढ़ा है, बल्कि लेगेसी के अंदर उनको कई सारे डेट मिले थे, चाहे वो यूके टाटा स्टील का यूके प्लांट का डेट हो, या टाटा नैनो का फेलियर हो, या जगवार का जो एक्विजिशन हो वो हो. लेकिन जो अभी तक जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, साइरस मिस्त्री का जो वर्किंग स्टाइल था वो टाटा ग्रुप से थोड़ा सा अलग था. वो काफ़ी फास्ट काम करने वाले आदमी थे, यंग थे, तो इस वजह से उनकी जो सोच थी वो काफ़ी ट्रेडिशनल से हटकर थी. तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा है. और कई ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे कि उन्होंने अपने लेटर में भी जिक्र किया कि उन्होंने कई ऐसे चीज़ों को खगोलना स्टार्ट किया, चाहे वो टाटा स्टील का इन्वेस्टमेंट हो यूके के अंदर, या IHCL की तरफ से जो इंडियन होटल की तरफ से जो एक्विजिशन किए गए वो हायर प्राइस पे क्यों गए. ये सब सवाल भी उन्होंने जब पूछने स्टार्ट किए तो ये भी एक अनकंफर्टेबल स्टेज उन्होंने बना दी मैनेजमेंट के लिए. तो इन सभी की वजह से धीरे धीरे ये लगने लगा कि साइरस मिस्त्री, जो केवल 18% पूरे टाटा ट्रस्ट में होल्ड करते हैं, और उनको जब चेयरमैन बनाया गया और उसके बाद वो जो टाटा की जो मैनेजमेंट है उनसे सवाल कर रहे हैं, तो वो एक अनकंफर्टेबल स्टेज सबके लिए हो रही थी. इस वजह से ये एक जैसे आप परासनन जिस हिसाब से बता रहे थे कि ये एकदम से नहीं लिया गया स्टेप है, जरूर सोच समझ के लिया गया. क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी बता रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से ये तकलीफ चल रही थी. कई ऐसे जगहों पे ये जो इंटरनल उनकी मीटिंग, ठीक, और कहीं ना कहीं उन तकलीफों का जिक्र अपने लेटर में भी किया है साइरस मिस्त्री ने. चाहे वो नैनो का मामला हो, चाहे वो एयरलाइंस कारोबार हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे वो स्टील कारोबार हो, मुंद्रा का प्रोजेक्ट हो, और तमाम चीजें जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा है. और ये कहीं ना कहीं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वाकई ये लग रहा है कि ये दिक्कतें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, और पर्सनल मैटर भी दिखता है. आइए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए. चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री ने पहली बार खुलकर रतन टाटा पर हमला बोला है. साइरस मिस्त्री ने आरोप लगाया है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रतन टाटा की अपनी पसंद और महत्वाकांक्षा हावी थी. वो ऑर्गेनाइजेशन के हितों की जगह अपनी पसंद लागू करने में ज्यादा यकीन रखते थे. मिस्त्री ने कहा कि बहुत सी समस्याएं रतन टाटा के कार्यकाल में हुई थी, जिन्हें सुधारने में वो लगे रहे. चेयरमैन के पद पर उनकी स्थिति लेम डक जैसी रही. टाटा सन्स को भेजी चिट्ठी में मिस्त्री ने कहा है कि उन्हें भारी कर्ज की विरासत मिली. उन्होंने कहा कि इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा मोटर्स की पैसेंजर यूनिट, टाटा स्टील का यूरोपीय कारोबार, टाटा पावर और टेलीकम्युनिकेशंस के बिजनेस भारी दबाव में रहे. इनमें 1.96 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए गए, जो ग्रुप के नेटवर्क से भी ज्यादा था. लेकिन बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं हुआ. नतीजा ये रहा कि पूरे टाटा ग्रुप को 1.18 लाख करोड़ रुपए से हाथ धोना पड़ सकता है. रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो की वजह से ग्रुप पर दबाव बढ़ा.
मिस्त्री ने कहा है कि नैनो को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मिस्त्री के मुताबिक अपने अच्छे वक्त में भी नैनो ने 1000 करोड़ का घाटा दिया। मिस्त्री ने कहा कि नैनो को लेकर रतन टाटा का काफी दखल रहता था। मिस्त्री ने यह भी कहा कि रतन टाटा के शौक की वजह से एयरलाइंस कारोबार में उतरना पड़ा। मिस्त्री का कहना है कि विस्तारा एयरलाइंस को लेकर वो इच्छुक नहीं थे। मिस्त्री ने कहा है कि ओरिएंटल होटल की कई प्रॉपर्टी को घाटे में बेचा गया। सिर्फ रतन टाटा के शौक की वजह से इंडियन होटल्स की विदेशी प्रॉपर्टी को सस्ते में बेचा गया और मुंबई में ऊंची कीमतों पर होटल का अधिग्रहण किया गया। साइरस मिस्त्री ने टाटा कैपिटल की बुक्स क्लीन करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि टाटा केमिकल के केनिया और यूके प्लांट में काफी दिक्कतें हैं। मिस्त्री ने कहा कि टाटा स्टील के यूके प्लांट में $10 करोड़ का इंपेयरमेंट लॉस भी उठाना पड़ा। साइरस मिस्त्री ने आरोप लगाया है कि टाटा डोकोमो डील की दिक्कतें उन्हें विरासत में मिली। टेलीकॉम कारोबार से बाहर होने पर 500 करोड़ का घाटा हुआ। मिस्त्री ने कहा कि टेलीकॉम कारोबार की आय बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की गई। पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर भी साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुंद्रा यूएमपीपी के लिए ऊंचे दामों पर बोली लगाई गई। यूएमपीपी प्रोजेक्ट में कुल लागत का 40% घाटा हुआ। इंडोनेशिया में यूएमपीपी नियमों में बदलाव से घाटा हुआ। मिस्त्री को नॉन परफॉर्मेंस की वजह से सोमवार को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन मोहनदास पै का कहना है कि टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री के साथ जो किया वो गलत है। मैं समझता हूं कि जो टाटा ने किया है गलत है। ये सच है कि शेयर होल्डर्स को चेयरमैन अपॉइंटमेंट करने की ताकत है, बोर्ड को भी ताकत है। अगर किसी को निकालना है उसको एक चार्जशीट चाहिए, उनको बोलना है कि क्या चाहिए और उसका रिप्लाई देखना है, डेटा और फैक्ट्स में जाना है। अब ये लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर के बात को लेके एजेंडा पर नहीं डाल के उनको निकाल दिया, ठीक नहीं है। अभी साइरस जी ने जो चिट्ठी लिखा है परफॉर्मेंस के बारे में वो सच, सब कुछ सच है, उधर सब कुछ लिखा है। और क्या कि कंपनी ऐसा चला था, तो मैं समझता हूँ कि वो टाटा सन्स का बोर्ड था, एक रबर स्टैम्प बोर्ड था, रबर स्टैम्प बोर्ड। और वो बोर्ड वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर के बात कर रहा था। उनको कहना था कि अगर इनको निकालना है तो एजेंट बुलाइए, ईजे बुलाइए, ईजे में वोट कीजिए, आपका हक है, वो कीजिए। हम तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, हमको तो 100% शेयर होल्डर्स के बारे में बात करना है और एक शेयर होल्डर्स का लेकर दूसरों को नुकसान नहीं करना है। मैं समझता हूँ जो कुछ हुआ बहुत बुरा है टाटा के लिए। भारत के नाम भी खराब हो सकता है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी ग्रुप थी, 150 साल की ग्रुप थी और कभी ये ग्रुप कहती थी कि हमारा वैल्यूज अच्छा है, हमारे ये है, और अभी दिखा दिया कि वो एक लाला कंपनी जैसे हैं और उनका ब्रांड तो खराब हो गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी उन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया है। तो टाटा ग्रुप पे कुछ बड़े सवाल उठते हुए और टाटा ग्रुप के बारे में जिस तरह से टीवी मोहनदास पै कह रहे थे, जरूर कहीं ना कहीं इस पर सवाल तो उठते हैं। उधर टाटा ग्रुप और साइरस मिस्त्री के बीच चल रहे विवाद पर सुनील कांत मुंजाल का कहना है कि ऐसी घटनाएं कारोबार और इंडस्ट्री में बाधा पैदा करती हैं। For that business, of course, for the industry and for the company, it's natural for a large company, large organization of this nature, and from their own way they've tried to answer the questions, but people are saying that information which is shared has been minimal. But knowing the kind of organization which is, I'm pretty sure they've thought this through and they will do what they think is the right thing.